Hello students, in this video we will continue further with Newton's laws of motion. So in this video we are going to talk about a new force that is basically a friction force. Now friction force के बारे में कुछ चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है. आपको ये पता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो मोशन को अपोज करता है. फ्रिक्शन फोर्स तब एग्जिस्ट करता है व्हेन टू रफ सरफेसेस आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर. जैसे फॉर एग्जांपल आप ये हाथ को रब करते हो तो हीट प्रोड्यूस होती है ना. हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स. ओके, आपके ये दोनों हाथ के सरफेसेस रफ है तो इसलिए हीट प्रोड्यूस होती है. बट वही आप जब स्मूथ सरफेस से हाथ घुमाते हो तो उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती. सिर्फ दिस इज स्मूथ, ये भी तो रफ ही है. बट हाँ, अगर मान लो स्मूथ सरफेस है और आप ऐसे रब करोगे तो उस केस में उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती क्योंकि उस केस में फ्रिक्शन फोर्स कम होता है. ओके, now the proper scientific definition is basically when friction force is exerted when there is a relative motion between two surfaces or tendency to move relatively. Okay, so जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो दो ब्लॉक्स है, ब्लॉक बी एंड ब्लॉक ए. सी फ्रिक्शन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दो सरफेसेस ना रफ होने चाहिए. ओके, नाउ मान लो कि ये आपका नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, ग्राउंड इज स्मूथ. ओके, नाउ आप नीचे वाले ब्लॉक पे अगर जो फोर्स लगाते हो तो देयर इज ओनली वन फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स ना बी पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एक ही फोर्स है. बाकी जो सारे फोर्सेस है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब इनके बीच का नॉर्मल फोर्स, इनके बीच का नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे वर्टिकल फोर्सेस है. सो क्या होगा कि जैसे ही आप नीचे वाले ब्लॉक पे ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे, दिस ब्लॉक विल हैव अ टेंडेंसी टू गो फॉरवर्ड ना. ये जैसे ही आगे जाने की, सी ऊपर वाले ब्लॉक पे तो ये फोर्स लग नहीं रहा है ना, तो ऊपर वाला ब्लॉक तो यहीं पे रहने की कोशिश करेगा. बट नीचे वाला ब्लॉक जो है वो आगे जाने की कोशिश करेगा क्योंकि इस पे ये फोर्स एफ लग रहा है. तो क्या होगा पता है कि ये मान लो आपका, लेट मी से, हाँ, ये मान लो आपका नीचे वाला ब्लॉक है एंड ये इस पे ऊपर वाला ब्लॉक है. मैं फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लगा रहा हूं तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है. यू कैन सी दैट ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है ना. तो देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस ऑब्जेक्ट. ओके, मान लो ये अगर जो ऐसे मूव करता है तो ये यू कैन सी दैट ये साथ में मूव कर रहे हैं, तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन. बट व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस डाउन, ये नीचे वाले ब्लॉक पे, तो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू गो अहेड. तो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव रिलेटिवली. ओके, मूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा विल डिपेंड अपॉन इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना है. बट हाँ, नीचे वाला ब्लॉक जो है फोर्स के वजह से आगे ऐसे जाने की कोशिश करेगा. तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ये नीचे वाला ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा, ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये नीचे वाले ब्लॉक के मोशन को अपोज करेगा. अब अपोज करने का एक ही तरीका, ऐसे पकड़ के तो रख नहीं सकता ना. तो यहां पे इसके पास ये एक ही तरीका है, वो एक तरीका है बेसिकली द फ्रिक्शन फोर्स. ओके, सो व्हाट विल हैपन इज एज दिस ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू गो फॉरवर्ड, द ब्लॉक ए विल ट्राई टू होल्ड दिस. वो उसको होल्ड करने की कोशिश करेगा, वो इसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा. एंड मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा तो ये इस पे फोर्स जो है ये उल्टे डायरेक्शन में लगाएगा. सो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स जो आपका होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. ओके, ब्लॉक बी पे द फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू ए विल ट्राई टू अपोज बी. सो इफ बी हैज अ टेंडेंसी टू गो फॉरवर्ड, बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो उल्टे डायरेक्शन में लगेगा. अब ए एंड बी आर द सिस्टम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. सो व्हाट आई कैन डू से इज कि ए एंड बी के बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्स लग सकता है ना. तो बेसिकली अगर जो बी पे फोर्स पीछे वाले डायरेक्शन में लगेगा तो ए पे फोर्स, ये सेम फोर्स ए पे कौन से डायरेक्शन में लगेगा? ए पे ये सेम फोर्स जो लगेगा वो आगे वाले डायरेक्शन में लगेगा. सो इफ आई ड्रॉ अ डायग्राम नाउ, योर डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम जिसको हम लोग कहते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस. ये बी है, बी पे ये फोर्स एफ आप ये डायरेक्शन में लगाओगे एंड फ्रिक्शन फोर्स ना हमेशा सरफेस पे लगता है, तो बी के सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा. ओके, सो लेट्स से बी का एक्सेलरेशन ए ये डायरेक्शन में, तो माय इक्वेशन वुड बी एफ माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ बी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी. नाउ इफ यू लुक एट योर ऑब्जेक्ट ए पे ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, ये सॉरी
ये आपका ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए पे भी तो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, बट ये डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, इसकी वैल्यू इट इज सेम एज दिस वैल्यू, क्योंकि ये और ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। ठीक है, इस पे ए पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई और फोर्स लग नहीं रहा है, कोई और फोर्स लग नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली ए विल ऑल्सो मूव अहेड। सो लेट्स से द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ए। सो आपका इक्वेशन जो बनेगा दैट विल बी फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ ए इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। सो इस तरह से वेदर देयर इज अ रिलेटिव मोशन देयर इज और देयर इज अ टेंडेंसी टू मूव रिलेटिवली, दोनों केसेस में देयर वुड बी अ फ्रिक्शन फोर्स। ओके, नाउ इफ एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए आर इक्वल, इसका एक्सेलरेशन एंड इसका एक्सेलरेशन इक्वल है, तो ये दोनों साथ में मूव करेंगे। जैसे यहां पे हो रहा है, मैं फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लगा रहा हूं, मैं फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लगा रहा हूं एंड ये नीचे वाला ब्लॉक जो है वो इस तरह से ये ऐसे आगे जा रहा है, इट इज गोइंग अहेड। ठीक है, ओके, सो व्हेन इट इज गोइंग अहेड यू कैन सी दैट नीचे वाला ब्लॉक एंड ये ऊपर वाला ब्लॉक बोथ ऑफ देम आर मूविंग टुगेदर। यू कैन सी दिस, so this means acceleration of this block and acceleration of this block is equal in this case। but वही मैं नीचे वाले ब्लॉक पे जोर से फोर्स लगाऊंगा तो देखो ये इरेजर ना गिर गया, इरेजर गिर गया है, इसका मतलब क्या है कि नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग था और ऊपर वाले ये इरेजर का एक्सेलरेशन अलग था। तो नाउ यू वुड हैव दिस क्वेश्चन कि ये सेम कब होगा और डिफरेंट कब होगा, तो दैट इज समथिंग जो हम लोग डिस्कस करेंगे फिर आगे। ओके ओके, नाउ जो आपका क्वेश्चन हमारा यही था कि ऐसा कब होगा कि जब ए और बी का एक्सेलरेशन सेम होगा, एंड ऐसा कब होगा जब ए एंड बी का एक्सेलरेशन अलग होगा और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। सो ये सारी चीजें समझने के लिए ना थोड़ा और बेसिक्स में जाते हैं। लेट्स ट्राई टू सी कि व्हाट इज फ्रिक्शन एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ओरिजिन कहां से आता है। सो व्हेन आई से फ्रिक्शन, बेसिकली क्या होता है कि व्हेन यू कीप टू सरफेसेस, इवन दो आपको ये प्लेन दिखाई देता है, ये सरफेसेस ये एक्चुअली प्लेन नहीं होते। क्या होता है कि जो आपको प्लेन सरफेस दिखाई देता है वो आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे तो ये इस तरह का रफ होता है। एंड सिमिलरली ये भी जो नीचे वाला सरफेस भी जो आपको प्लेन दिखाई दे रहा है वो प्लेन नहीं होगा, वो भी इस तरह से रफ सरफेस ही होगा। ना इसके वजह से क्या होता है कि ये इन एटम्स के बीच में और इन एटम्स के बीच में देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ओके, अब जब आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में रब करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है कि ये जो रब करने के लिए ये जो बॉन्ड्स हैं, आपको सबसे पहले तो ये बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा ना, तब जाके ये दो एटम्स एक दूसरे से दूर जाएंगे या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करेंगे। तो ये बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ओके, ना ये जो बॉन्ड्स है यही अपोजिंग फोर्स क्रिएट करते हैं एंड यही अपोजिंग फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। दिस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन फोर्स। सो व्हेन आई से फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट बेसिकली दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स which is developed when two surfaces come in contact with each other, when two surfaces are in contact with each other। ठीक है, ओके फाइन। नाउ ये जो फ्रिक्शन होता है, हाउ डू यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन एंड मोर एवर ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है। सी, मान लो कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप इसको आपके नॉर्मल घर के फ्लोर पे पुश कर रहे हो तो बहुत मेहनत लगती है, बट यही नॉर्मल ऑब्जेक्ट अगर जो आप बर्फ पे पुश करोगे तो क्या होगा, वो आराम से मूव होता जाएगा। सो द रीजन इज बिकॉज कि घर के केस में व्हेन यू आर एट होम, यहां पे घर का जो सरफेस होता है, फ्लोरिंग होता है, दैट इज रफ, एंड ये रफ फ्लोरिंग के वजह से क्या होता है कि यहां पे जो है, यहां पे ये फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है। दिस फ्रिक्शन फोर्स इज क्रिएटेड, ओके। नाउ आप खुद ही इमेजिन करो, अगर जो आप कम फोर्स लगाओ, इफ यू अप्लाई लेस अमाउंट ऑफ फोर्स, तो दिस ब्लॉक विल नॉट मूव ना, दिस ब्लॉक विल नॉट मूव बिकॉज there is a friction force which is in the opposite direction which cancels this force F. So I can say if F is less, then force is equal to friction. Okay.
अब मान लो कि इसको मूव करने के लिए, लेट्स से टू मूव दिस, टू ओवरकम फ्रिक्शन यू नीड 100 न्यूटन्स ऑफ फोर्स. मान लो यू नीड 100 न्यूटन्स ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड. ओके, तो अभी अगर जो मान लो आप 50 न्यूटन ही अप्लाई कर रहे हो तो ये ब्लॉक मूव नहीं करता. ये ब्लॉक मूव इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये फ्रिक्शन फोर्स भी 50 न्यूटन ही होता है, ताकि ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाए. मान लो 50 न्यूटन के जगह पे आप ये फोर्स 70 न्यूटन कर देते हो तो भी ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा. सी फॉर एग्जाम्पल, ये इरेजर है, मैं थोड़ा फोर्स लगा रहा हूं तो ये मूव नहीं कर रहा है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स. मैं अब थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं तो भी ये मूव नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने जैसे ही अपना फोर्स बढ़ा दिया, फ्रिक्शन भी बढ़ गया ना, फ्रिक्शन ने भी अपनी वैल्यू बढ़ा दी. मैं अब थोड़ा और ज्यादा फोर्स में लगा रहा हूं, it is still not moving because as I am increasing my force, the value of friction is also increasing. So what I can see from this is friction force is variable. Okay, and the value of friction force is simply equal to the value of applied force. आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे फ्रिक्शन की वैल्यू भी उतनी ही होगी. अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब मैं फोर्स सिग्निफिकेंटली ज्यादा इंक्रीज कर रहा हूं और यू कैन सी दैट दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग. व्हेन आई से दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इट मींस ओके, द अप्लाइड फोर्स इज नाउ हैज बिकम मोर देन द फ्रिक्शन फोर्स. सो व्हाट इट मींस इज कि एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है कि जब आप फोर्स बहुत ज्यादा कर देते हो तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं बढ़ा सकता. तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये इरेजर मूव कर रहा है. सो बेसिकली व्हाट आई कैन से इज कि फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन अपनी खुद की वैल्यू चेंज करता जाता है. आप फोर्स कम करो तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, आप फोर्स बढ़ा दो तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ा देता है. बट एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहां पे फ्रिक्शन अपनी वैल्यू एक पॉइंट के बाद बढ़ा ही नहीं पाता. एंड फ्रिक्शन अगर जो अपनी वैल्यू एक पॉइंट के बाद बढ़ा नहीं पाता तो ऐसे केस में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन सच केसेस? इन सच केसेस object will move. Okay, when applied force, when applied force becomes greater than the friction force, then then there is relative motion. Okay, so which means let's say you have this object, okay, and हमें ये पता है कि आपको 100 न्यूटन फोर्स चाहिए, मिनिमम 100 न्यूटन चाहिए ताकि ये जस्ट मूव कर पाए. अब मान लो 100 न्यूटन के जगह पे आप जो फोर्स लगाते हो लेट्स से दैट इज 120 न्यूटन. तो हमें ये तो पता ही है 120 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट विल मूव, ऑब्जेक्ट मूव्स. ओके, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब ये नहीं फ्रिक्शन खत्म हो गया, उस दौरान भी फ्रिक्शन लगेगा. बट ये जो इस केस में फ्रिक्शन होगा, इस फ्रिक्शन की वैल्यू वेरिएबल नहीं होगी. एक बार ऑब्जेक्ट मूव करता है तो द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिकम्स कांस्टेंट. ओके, नाउ इन दोनों केसेस में फ्रिक्शन लग रहा है. जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तभी भी फ्रिक्शन लग रहा है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तभी भी फ्रिक्शन लग रहा है. जस्ट दैट दोनों केसेस में जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन को ये क्या कहता है कि द टाइप ऑफ फ्रिक्शंस आर डिफरेंट. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, यहां पे जो भी इस केस में जो भी फ्रिक्शन लगता है इसको कहा जाता है योर स्टैटिक फ्रिक्शन. सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज एप्लीकेबल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन. ऑब्जेक्ट स्टेशनरी की जगह पे द करेक्ट डेफिनेशन इज द फ्रिक्शन इज स्टैटिक इफ there is no relative motion. Okay, so जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये कैलकुलेटर और इस पे मैंने इरेजर रखा हुआ है. ओके, अब मैं फोर्स लगा रहा हूं. ओके, लेट्स से पहले ये कैलकुलेटर लेता है, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स एंड फोर्स अप्लाई करने पे भी ये मूव नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये कैलकुलेटर और ये पेपर, इनके बीच में जो फ्रिक्शन है दैट इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, अब मैंने इरेजर को इस ऑब्जेक्ट पे रखा हुआ है एंड आई एम अप्लाइंग अ फोर्स. नाउ लुक एट दिस,
ये जो कैलकुलेटर है वो पेपर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है. सी यू कैन सी दैट इट इज मूविंग. तो विच मीन्स कैलकुलेटर एंड पेपर के बीच का अब जो फ्रिक्शन होगा, इस फ्रिक्शन को कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन. सो वेन एवर देयर इज अ मूवमेंट, ऐसे फ्रिक्शन को कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन. दिस बिकम्स योर काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है. ओके, सो विल कम ओवर हियर. सो व्हेन आई अप्लाई द फोर्स एंड ये कैलकुलेटर मूव कर रहा है, तो कैलकुलेटर और पेपर के बीच का जो फ्रिक्शन है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन. बट यू कैन सी दैट ये इरेजर एंड ये कैलकुलेटर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है. मतलब इरेजर एंड कैलकुलेटर साथ ही में जा रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स है, बट दैट फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट अ काइनेटिक फ्रिक्शन. इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा दैट विल बी अ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द इरेजर एंड द कैलकुलेटर. हाँ, अब मान लो कि मैं ऐसे करता हूं, नहीं अभी भी ये साथ ही में मूव कर रहे हैं. इफ आई डू दिस वे, स्टिल दे आर मूविंग टुगेदर. सो इन दोनों के बीच का जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है ये बहुत ज्यादा है, क्यों, जिसके वजह से दे आर ऑलवेज मूविंग टुगेदर. सी स्टैटिक फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा ना, उतना ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होगी रिलेटिवली मूव ना करने की. सो इफ योर स्टैटिक फ्रिक्शन इज हाई, इट मीन्स द सर्फेसेस विल ऑलवेज मूव टुगेदर. बट इफ योर स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है, एंड इफ आई, नहीं यहाँ पे भी कुछ और ढूंढना पड़ेगा, बट हाँ, अगर जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लेस है ना, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट विल मूव रिलेटिव टू ईच अदर. ओके, so basically you have two types of friction. One is static friction when there is no relative motion between the objects, and second type of friction is a kinetic friction when there is a relative motion between the two objects. Now ये जो kinetic friction होता है, इसकी value does not depend upon the speed of the object. Its value is always constant and does not depend on the relative speed. Okay, but when we talk of static friction तब होता है if there is no relative motion. and ये जो static friction की जो value होती है, this static friction की value, it is dependent on the applied force. So you have to remember that static friction है, मतलब relative motion नहीं है. तो ऐसे केस में I'll say that applied force, हमने कहीं पे तो लिखा हुआ है, the value of static friction is always equal to the applied force. Okay, and हर एक बार, and ये static friction की ना अपनी एक maximum value होती है. Okay, एक बार आप उस मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर देते हो, सो व्हेन द अप्लाइड फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, व्हेन द अप्लाइड फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, देन देयर इज अ रिलेटिव मोशन एंड ऑब्जेक्ट्स स्टार्ट मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो अब ये सारी चीजें ना मैं आपको ग्राफ के फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा. ओके, सो लेट्स से ऑन एक्स एक्सिस वी हैव अप्लाइड फोर्स, एंड देन यू हैव अ वाई एक्सिस जहां पे यू हैव वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. अब हमें ये पता है ना, लेट्स कंसिडर अ सिंपल केस. यू हैव एन ऑब्जेक्ट. ओके, आपको ये पता है कि टू मूव दिस ऑब्जेक्ट मिनिमम कितना फोर्स चाहिए? लेट्स से 100 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड. मिनिमम 100 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड. आप ये फोर्स F लगा रहे हो. जैसे ही आप ये फोर्स F लगाओगे, यहां पे ये फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा. ओके, अब मान लो इनिशियली आप फोर्स ही 0 लगा रहे हो, यू आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स. तो फोर्स नहीं लगा रहे हो तो फ्रिक्शन भी क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट की मूव करने की टेंडेंसी ही नहीं होगी तो आपको फ्रिक्शन भी नहीं चाहिए होगा. सो इफ योर अप्लाइड फोर्स इज 0, योर फ्रिक्शन फोर्स विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0.
अब जैसे जैसे आप आपका अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे, हम लोग अज्यूम करें वैल्यू इज लेस देन 100, ओके। सो अगर जो इसकी वैल्यू आप 10 न्यूटन्स करते हो तो आपका फ्रिक्शन फोर्स भी 10 हो जाएगा। आप इसकी वैल्यू 20 करते हो तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी 20 हो जाएगी। सो जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे, ग्राउंड जो है वो ज्यादा और ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स देता जाएगा। इट विल स्टार्ट गिविंग अस मोर अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ओके। So as the value of F increases, then the value of friction also increases. Friction की जो value है, even the value of friction also increases. Okay. तो ये जो ग्राफ होगा ना, so I can say till 100 newtons, okay, friction force is equal to your applied force. Friction is equal to F. सो अगर जो मैं फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का ग्राफ बना रहा हूं तो दिस इज योर y, दिस इज योर x। अब दोनों की पावर 1 है तो इट मींस इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू m इंटू एक्स ना। तो जहां पे आपका स्लोप आप कंपेयर करोगे तो इसका स्लोप वुड बी इक्वल टू 1, स्लोप इज इक्वल टू 1। सो जितना आपका अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा टिल 100 न्यूटन्स। सो आपका अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन्स है, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि आपको मिनिमम इतना फोर्स चाहिए होगा ताकि ये जस्ट मूव करना स्टार्ट करे। सो विच मीन्स जो मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां पे क्रिएट हो रहा है दैट इज योर 100 न्यूटन्स, इसलिए ही आपको 100 न्यूटन्स का फोर्स चाहिए, ओके। अगर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो क्रिएट हो पाता दैट वुड हैव बीन 80 न्यूटन्स, तो उस केस में 80 न्यूटन्स वुड हैव बीन इनफ फॉर अस, हमारे लिए 80 न्यूटन्स जो होता वो इनफ हो जाता। सो नाउ आई कैन से दिस कि ये जो आपका वैल्यू है, अगर जो हमें ये पता है कि टू मूव द ऑब्जेक्ट यू नीड मिनिमम ऑफ 100 न्यूटन्स, इट मीन्स 100 न्यूटन्स वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। सो ये फ्रिक्शन मैक्स है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स फ्रिक्शन मैक्स। ना ये जो है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। नाउ जैसे ही आप फोर्स अप्लाइड बढ़ा दोगे, जैसे ही अब हमारा फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन 100 न्यूटन्स, ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। अब जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट विल नॉट बी स्टैटिक फ्रिक्शन, अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सो देयरफॉर फ्रिक्शन इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इट इज ऑलवेज लेस देन द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू। यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि एक बार बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया तो बॉन्ड्स ब्रेक हो गए ना, बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, फिर अब नए बॉन्ड्स को क्रिएट करने के लिए उतना टाइम भी नहीं है, एंड नए बॉन्ड्स उतना जल्दी क्रिएट भी नहीं हो सकते। तो इसलिए जो अपोजिशन होता है या ये जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूसेस। सो नाउ आई कैन से दिस कि आफ्टर 100 न्यूटन्स ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, सो फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। एंड वंस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और मैंने आपको कहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो यू विल गेट अ कांस्टेंट वैल्यू। सो दिस रिप्रेजेंट्स योर काइनेटिक फ्रिक्शन, सी दिस रिप्रेजेंट्स योर काइनेटिक फ्रिक्शन। And the value of kinetic friction is less than the value of maximum static friction. Maximum value of static friction के comparison में kinetic friction की value कम होती है, and it is always constant. So this represents the relative motion. Okay. Please remember static friction तभी लगता है when there is no relative motion. ठीक है. Now the question is, how do you calculate the value of
स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. सो यहां पे ये जो फ्रिक्शन है दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन. नाउ इट इज फाउंड दैट ये जो फ्रिक्शन होता है ना, द फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस, so friction between any two surfaces is directly proportional to the normal reaction between those two surfaces. Okay, and it also depends upon the nature of surfaces. जैसे सैंड में मूव करना मुश्किल होता है क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, आप स्लाइड नहीं कर सकते आराम से. बट वही अगर जो आप आइस पे हो तो आराम से स्लाइड कर जाते हो. तो दैट इज वाई फ्रिक्शन जो होता है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी सर्फेसेस. Friction depends on the nature of surface. Okay. So ये दोनों चीज है. Friction depends upon the normal reaction and friction also depends upon the nature of surface. Surface के nature पे depend करता है. तो इन दोनों को अगर जो हम लोग combine करें तो we can say that friction is equal to a constant into n. इस constant को कहा जाता है coefficient of friction. Okay. Now जब तक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तब तक और जब तक देयर इज नो रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू योर अप्लाइड फोर्स. दिस इज व्हाट वी वुड यूज. सो इन दिस रीजन, इस रीजन के अंदर यहां से यहां तक आई कैन सिंपली से फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. यहां पे आपको कोई ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करना. ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? दो केसेस में. अगर जो आपको फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप वो फॉर्मूला यूज करोगे, या फिर आपको काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब जाके आप ये फॉर्मूला जो है यूज करोगे. सो आई कैन राइट दिस. Therefore, the maximum value of static friction between two surfaces is equal to mu times n. Okay, and इस कोएफिशिएंट को कहा जाता है म्यू एस. दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. एंड वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम वर्ड यूज करना कोई सेंस ही नहीं बनता, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट ही होती है. सो वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन. हमने थोड़ी देर पहले ये भी डिस्कस किया था ना, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है. सो देयरफॉर आई कैन से म्यू के इज लेस देन म्यू एस. ठीक है. प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू योर अप्लाइड फोर्स. ये जो है दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो आपको ये बस ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आपको कम से कम इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, तब जाके वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा. ओके. बट एक बार ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है तो उस केस में फिर वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिकम्स इक्वल टू म्यू के इंटू एन विच इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. ठीक है. सो हमने बस बेसिक आइडियाज देखिए. सी ये ना आपको यहां पे भी दिखाई देता है. आप ना किसी चीज को आई कैन नॉट, हाँ मैं ये ऐसे दिखाता हूं, ये ऐसा है, मैं ये इसको छोड़ दूं तो ये नीचे स्लाइड होता जाएगा ना. अब मान लो कि मैं इसको ना जोर से पकड़ता हूं तो ये नीचे नहीं सरक रहा है ना. द रीजन इज बिकॉज कि जैसे ही मेरा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल इंक्रीज. तो इसको अगर जो ग्रेविटी नीचे खींच रही है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन विल अपोज दिस. तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए इस रबर को गिरने नहीं दे रहा. बट अगर जो मैं नॉर्मल रिएक्शन कम कर दूं तो क्या हो रहा है, नॉर्मल इफ आई रिड्यूस द नॉर्मल रिएक्शन, ये देखो तो ये रबर बैंड स्लाइड कर रही है, क्योंकि जैसे ही मैं नॉर्मल रिएक्शन कम कर दूंगा, एज आई रिड्यूस द नॉर्मल रिएक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल रिड्यूस. तो उस केस में
gravitational force might become enough to pull rubber down or to pull object down. इसी आप देखो कई बार ऐसा भी करते हो ना, दो वॉल्स होती है पास पास में, तो यू कैन जस्ट डू बैलेंस योर सेल्फ दिस वे ना, ऐसे पाव रखो, यहां से आप हाथ पुश करते हो एंड आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो ना. अब वही आप आपकी बॉडी को लूज छोड़ दो तो आप सरक जाओगे नीचे, बट आप जितना टाइट प्रेस करोगे उतना आप नीचे नहीं सरकोगे, क्योंकि जितना आप टाइट प्रेस करोगे आपका नॉर्मल फोर्स उतना इंक्रीज होगा. नॉर्मल फोर्स जितना इंक्रीज होगा उतना फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इंक्रीज होगा. फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द सरफेस. तो ये इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे ऊपर की तरफ क्यों लग रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से इस बंदे की टेंडेंसी जो है वो है नीचे आने की. तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उस टेंडेंसी को अपोज करेगा ना, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ये ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया और ये ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन के वजह से मूव करने लगा है, ऐसा कभी नहीं होता. फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा उतनी ही होती है जितना आपका अप्लाइड फोर्स है, ओके, फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. और इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन जितनी होती है. बट ऐसा कभी नहीं होता कि इतना ज्यादा फ्रिक्शन हो गया कि ग्रेविटी को अपोज करके ये ऊपर मूव करने लगा है. तो फ्रिक्शन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन इन दिस केस. ओके, इस केस में जैसे यहां पे हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में किया था, इस ऑब्जेक्ट ए का मोशन फ्रिक्शन के वजह से हो रहा है. ओके, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, नहीं स्टैटिक नहीं, हम लोग स्टैटिक तब होगा जब ये दोनों साथ में मूव करेंगे. एंड साथ में मूव करेंगे मतलब इसका एक्सेलरेशन एंड इसका एक्सेलरेशन इक्वल हो तब. So I can write, if acceleration of A is equal to acceleration of B, then there is a static friction. Or if acceleration of A is not equal to acceleration of B, then there is kinetic friction. ठीक है, बट A मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि A पे एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन, एंड इस फ्रिक्शन के वजह से मूव कर रहा है. सो समटाइम्स फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन एंड समटाइम्स फ्रिक्शन जो होता है इट विल अपोज मोशन. ओके, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि मान लो भाई ऐसे ऑब्जेक्ट रख दिया एंड आप देख रहे हो कि फ्रिक्शन की वजह से ही अपने आप से मूव कर रहा है. आप मतलब आप डर जाओगे यार ये ऑब्जेक्ट अपने आप से कैसे मूव कर रहा है. सो फ्रिक्शन कैन नॉट जस्ट मूव ऑब्जेक्ट्स बाय देमसेल्व्स. यू ऑलवेज नीड सम अप्लाइड फोर्स, सम ड्राइविंग फोर्स, जिसके वजह से फिर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा एंड देन फिर फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगा. ठीक है, okay, I'll send you some solid examples now, you can just go through them. okay, and हम लोग और एक वीडियो फिर इस पे रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, चलो देन, बाय एवरीवन.